गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम गवर्नमेंट फाइनेंसेस है उसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे। आज इसके अंदर पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है ब्लैक मनी का। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम ब्लैक मनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को हम कायदे से आपको बताएंगे। देखिए, ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है कि काले रंग का रुपया। ब्लैक मनी का कलर से कोई लेना देना नहीं है। ये मान लो ऐसा पैसा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि मान लो कि आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, ठीक है, तो ये भी एक ब्लैक मनी ही है, लेकिन चूंकि अमाउंट बहुत छोटा है तो इसको आप इतना ध्यान नहीं देंगे, ना सरकार इस पे इतना ध्यान देगी। लेकिन अगर मान लो कि यही जो ट्रांजैक्शन हो वो 10 लाख रुपए का हो, कि आपने 10 लाख रुपए अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है, तो कैश में दिए, आपने कोई चेक नहीं दिया कि आपने आपके अकाउंट से पैसा गया उसके अकाउंट में, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई सोर्स नहीं पता कि वो कैश कहाँ से आया है, इसलिए ये ब्लैक मनी अकाउंट करेगा। समझे? तो एक तरह से क्या है, ये अनअकाउंटेड इनकम है, जो हो सकता है कि किसी इलीगल चैनल से जो है अर्न करी गई हो, है ना, और हो सकता है किसी ऐसे यूज में करी जा रही हो जो एंटी नेशनल है या अनप्रोडक्टिव है। समझ लो इस बात को कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो टैक्स से बचने के लिए अगर कैश में हो रहा है तो वो इलीगली है, अगर उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता और किसको जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ये नहीं पता। इतनी बात समझ में आ गई? अब और सही से समझिए, सारे ट्रांजेक्शन जहां पे पेमेंट लिया जाए या दिया जाए 10,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है, 10,000 रुपए उससे ज्यादा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो ब्लैक मनी ही माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इतनी बात? अब इसके अलावा एक बात और, कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक में जो हो रहा है, इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो ब्लैक मनी ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका कोई सोर्स नहीं पता ना। मान लो एक पेटी लाके मैं आपको दे दूं, ठीक है, उसमें भर के दे दूं खूब सारा पैसा, तो मैं कहाँ से लाई और आपको दिया तो आपने कहाँ खर्चा करा, इस पे क्या टैक्स दिया कि नहीं दिया, कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक मनी हो जाएगा। समझो ना? एक तरीके से और समझो, मान लो आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए को जमा करा, ठीक है, अब आप ये सोचेंगे ना अकाउंट में जमा कर दिया तो व्हाइट मनी हो गया, ठीक है, तो आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करे तो ये भी ब्लैक मनी है। क्यों? तब तक के लिए आप ये नहीं बताएंगे पैसा आपके पास कहाँ से आया, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मान लो इतने ही 10 लाख रुपए का अमाउंट है और आपके पापा ने आपको एक चेक दिया और कहा ये लो बेटा अपने अकाउंट में लगा देना और 10 लाख रुपए इसमें से ले लेना, तो आपने उस चेक को 10 लाख रुपए के जब अपने अकाउंट में लगाया तो आपके पापा के अकाउंट से वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा। तो ये एक वाइट मनी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सोर्स पता है कि पापा ने कहाँ से पापा के अकाउंट से हमारे अकाउंट में आया है, और उसके बाद पापा के अकाउंट में कहाँ से आया है इसका सोर्स भी हमें पता ही होगा, और अगर पता है तो हाँ ये बिल्कुल वाइट ट्रांजेक्शन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आए। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि ब्लैक मनी क्यों जनरेट होता है, ठीक है, क्यों जनरेट होता है ब्लैक मनी, आखिरकार कहाँ से आता है और वजह क्या होती है कि भाई लोग ऐसे कैश में करते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करने लगते हैं। देखिए, बहुत बड़ी वजह ये है कि जब टैक्सेस किसी कंट्री के बहुत ज्यादा हों या टैक्स की जो लॉज हैं काफी कॉम्प्लेक्स हों, समझो काफी जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो सरकार का ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, या लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डीलिंग कहीं होती हो और लोग के पास या तो लोगों के पास बैंक अकाउंट्स ना हो, तो ये कुछ वजहें होती हैं जो ब्लैक मनी जनरेट होता है। मान के चलो कि आपकी इनकम है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, सपोज बता रही हूँ 1 लाख रुपए में ना मान लो 12 लाख रुपए सालाना आप कमाते हैं, और एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है हाइपोथेटिकल, मतलब ये है कि एक कुछ भी सपोज कर लीजिए कि इस पे आपको
10% टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। अब 10% टैक्स, आप कहेंगे यार ये क्या बात होती है, 12 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, हम 1,20,000 रुपए टैक्स काहे को दे दें, हम नहीं देंगे। तो फिर बंदा यहाँ पे धांधलेबाजी करना शुरू कर देता है कि हम यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे और हम पैसा बचाएंगे, ठीक है। ये कुछ वजहें हैं, या बैंक अकाउंट ही नहीं है, ये कुछ वजहें हैं, या टैक्स लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स का स्ट्रक्चर है कि बंदा जो है वो उसको अपना रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं कर पा रहा है। ये ऐसी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं आपके सामने, ठीक है। अब भाई देखिए, ये भी कुछ वजहें और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह की डील हो रही है, कैश में डील करे ले रहे हैं, है ना, या भाई कोई ज़रूरत है पैसे के लिए, है ना, जॉब वगैरह पाने के लिए। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि भाई हमारी जॉब यहाँ पे लगा दो, हमारी नौकरी लगवा दो, हम तुमको इतना इतना पैसा दे देंगे। तो ये भी भाई है। क्या डोनेशन वगैरह जो नहीं लेते हैं, स्कूल वाले डोनेशन लेते हैं कि देखिए आपके बच्चे का हम स्कूल में एडमिशन तभी करेंगे जब आप इतना रुपए दोगे, आप हमें डोनेशन दोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ वजहें हैं। या भैया दहेज, डाउरी बहुत बड़ी वजह है, डाउरी बहुत बड़ी वजह है कि लाइए इतना इतना दहेज लाइए तब हम शादी करेंगे, समझ रहे हो। सोशल फंक्शन में कुछ कंपल्शन हो गए, यही सब वजहें होती हैं, चाहे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हो, चाहे इंडिया के अंदर हो रही हो, इंडिया के बाहर हो रही हो, या कंट्री के अंदर हो रही हो, कंट्री के बाहर हो रही हो। ये सब आप एक तरीके से अपने माइंड में ये चीज बना दो कि ऐसा पैसा जिसको आप खुल के नहीं बता सकते कि मैंने कहाँ से कमाया है और कहाँ पे हम जो है इसको रख रहे हैं, और लीगल तरीके से आप उसको बैंक के चैनल्स के थ्रू अगर नहीं एक दूसरे को दे सकते, तो वो ब्लैक मनी ही कहलाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से बैक करके वीडियो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बस ना समझ में आया हो तो बैक करके वीडियो फिर से सुन लीजिएगा। तो ये कुछ है कहानी ब्लैक मनी की। अब सरकार ने क्या करा इस ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए। देखो भाई, कितना कुछ कर लोगे, किसी से कहोगे कि भैया देखो बता दो कि क्या ब्लैक मनी कितना रखे हुए हो, तो वो थोड़ी ना बताएगा, कहेगा नहीं भैया हमको नहीं पता। आप पूछोगे अरे आपके पास कितना पैसा है, अरे हमको नहीं पता भैया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए अब घर घर तो सरकार जा नहीं सकती थी, तो इसलिए सरकार ने क्या करा था, पास्ट में भी और इस बार भी 2016 में भी, दोनों ही टाइम पे इन्होंने क्या करा कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया। अब डीमोनेटाइजेशन से आपकी भी रूह कांप गई होगी, क्योंकि आपको भी 2016 का मंजर याद आ गया होगा। तो आप थोड़ा समझेंगे कि क्या सिर्फ 2016 में ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया ने पहले 5,000 और 10,000 के नोटों को भी बंद करा है, जो फिर जो है डिसकंटिन्यू हो गए थे, सीज हो गए थे। ये भी सरकार ने ये भी डिक्लेयर करा कि सारे ट्रांजैक्शन जो 10,000 के ऊपर होंगे, इसे चेक या ड्राफ्ट के थ्रू करा जाना चाहिए। अब देखिए, आपको अगर याद होगा तो हम लोग पहले जब जाते थे बैंक में ड्राफ्ट बनवाने के लिए, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, हम लोग कॉलेज टाइम पे हुआ करते होंगे, ठीक है। तो वो लोग कैश में भी बना दिया करते थे बढ़िया आसानी से ड्राफ्ट। लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद ये हुआ कि अब आप चेक ही देंगे तभी बनेगा। छोटे वगैरह ट्रांजेक्शन के हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अगर आपको ड्राफ्ट बनवाना है तो चेक से ही बनता है। तो इसका रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे बैंकों से कहा गया कि आप 50,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में कैश से ड्राफ्ट नहीं बना सकते हैं, है ना, कि किसी ने आपको कैश दिया और आपने ड्राफ्ट बना के दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके साथ पैन नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी इशू करा जाता है सारी टैक्स पेयर्स को, और ये काफी मैंडेटरी होता है कि आपको पैन नंबर, तो सारे ट्रांजेक्शन जो भी आप 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें आपको पैन नंबर देना होगा। तो जैसे कि अब आप जाओ अपने सीडीएम मशीन होती है ना, कैश डिपॉजिट मशीन, तो वहाँ पे एटीएम वगैरह में जाओ तो आप खुद भी देख पाओगे कि वहाँ पे लिख कर आता है अगर आप इतना इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इतना इतना कर सकते हो, क्योंकि आपने पैन लगाया है कि नहीं लगाया, सब लिख कर आता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पैन की महत्वता है कि भैया आपको पता चलता रहेगा बंदा क्या कर रहा है, उसके क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या उसका फाइनेंशियल चीजें हैं। अब जो टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, इनको भी काफी कंप्यूटराइज कर दिया गया कि कोई भी ऐसा कुछ ना हो, नेटवर्क चीजें हो कि कहीं का डेटा भी कहीं से लिया जा सके, ठीक है, फाइलें ना पलटनी पड़े। एक ऐसा डेटाबेस हो जिसमें सारे टैक्स पेयर सारे ट्रांजेक्शन उसको परफॉर्म कर सकें, सारे टैक्स पेयर्स देख सकें कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी ना, तो इस चीज़ के बड़े फायदे होते हैं, इसलिए सारा कुछ कंप्यूटराइज करा गया। उसके साथ सारे रजिस्टर ऑफिसर जो हैं
ऑफिसर्स जो हैं वो रजिस्टर करने लगे लैंड की डील्स को, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हो गई, चाहे आपका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हो गए, इन सबको ये था कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए, है ना, एक एक कट ऑफ लेवल तक आप सब मतलब कि बाहर आप सब कुछ रखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई अभी आप देखिए क्या करते हैं, आप अपना सिविल स्कोर निकालते हैं, अगर पता नहीं मुझे कितने लोग निकालते हैं कितने नहीं, अगर आपने लोन वगैरह लिया होगा तो आपको इतनी नॉलेज होगी, सिविल स्कोर जब आप निकालते होंगे या पेटीएम पे भी जब आप अपनी सिविल हिस्ट्री चेक करते होंगे तो उसके अंदर लिख कर आता है कि ऑल लोन्स वगैरह, तो उसके अंदर देखिए आपके जितने क्रेडिट कार्ड हैं उनकी डिटेल, आपके सारे लोन्स की डिटेल, आपके ऊपर जो भी कर्जा है उसकी डिटेल, सब कुछ, आपके कितने बैंक अकाउंट थे, आपने कितनी जगह अप्लाई करा लोन के लिए या कुछ भी इंक्वायरी करी, सब कुछ उसके अंदर डिटेल फॉर्म में लिख कर आता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है और उन सबसे एक जगह पे कंपाइल्ड डेटा आपके लिए बना दिया जाता है, समझे? तो ये कुछ बात है। अब सरकार जो है उसमें ये कि भाई देखो, सरकार ये कहती है कि अब टैक्स कंप्लायंस बढ़िया हो, टैक्स इवेजन कम हो, मतलब लोग जो है वो टैक्स अपना पूरा भरे और डायरेक्ट मतलब टैक्स कोड हो, जिससे क्या हो ना कि टैक्स लॉ सिंपल बन जाए, उसकी प्रोविजन सिंपल बन जाए, लीकेजेस कम हो जाए, एग्जामिशन लेवल जो है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा, टैक्स रेट कम करे जाएंगे, आराम से लोग शांति से सारा पैसा देंगे और टैक्सेस टाइम पे दिया करेंगे, कुछ बचने बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये कुछ मामला है। अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं जो भाई मोनेटाइजेशन की कहानी है, ठीक है? तो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं, लोगों को पता होगा प्रैक्टिकल टर्म्स में, लेकिन आइए तब भी समझाएं। तो बात कुछ नवंबर 8 2016 की है, जब सरकार ने कहा कि भाई देखो ये बड़े बड़े जो दो नोट हैं 500 के और 1000 के, उन्हें हम बंद करते हैं, डीमोनेटाइज कर दिया। और ये कहा कि भाई देखो कुछ, ये कहा कि भाई हम ब्लैक मनी को कर्ब करना चाहते हैं, इसके लिए हम ये नोटों को बंद कर रहे हैं। और इसी के साथ हुआ क्या, इतने बड़े डिनोमिनेशन के नोट को बंद करने की वजह से क्या हुआ कि 86% जो हमारे देश के अंदर कैश सर्कुलेशन में था वो यहाँ पे उस पे लगा झटका और इनवैलिड हो गया। और ये नोट अब क्या हो गया था कि 30 दिसंबर 2016 से पहले इन नोटों को सबको बैंकों में जमा करना था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई थी। अगर आपको याद हो उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी, कैश विड्रॉ करने में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। मतलब ये था कि आप कन्वर्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं कि आप गए, ठीक है, 30 तारीख से पहले आपने अपने 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करा और जल्दी से 10 लाख रुपए निकाल लिया, ये सब नहीं था। और ये आपको याद हो कि 2000 रुपए आप निकाल सकते थे, उसके बाद मार्क वगैरह लगा रहे थे वो लोग, काफी कुछ चीजें हो रही थी। तो मतलब यहाँ पे निकालने पे, बैंक से निकालने पे पैसे के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और जमा करने के लिए आपको जमा करना था पूरा पैसा अकाउंट के अंदर। अब ऐसा क्यों करा गया? देखिए कुछ वजहें थी, कुछ वजहें थी जो ये डीमोनेटाइजेशन किया गया था। इसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो ये था कि भाई करप्शन को कम करना है, दूसरा ये था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो भी ऐसा पैसा यूज होता है इतने बड़े बड़े हाई डिनोमिनेशन का, वो खराब हो जाएगा, वो सिर्फ कागज रहेगी और क्या रह गया। तीसरी वजह ये भी थी कि भाई जो टैक्स अथॉरिटी से बचा के लोगों ने इकट्ठा कर रखा है अपने पास खूब ढेरों मात्रा में ब्लैक मनी, तो वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। तो एक तरीके से आपके घर में ना ही जो है आके किसी ने छापा मारा और ना ही कुछ करा, लेकिन वो सारा का सारा पैसा जो है एक तरीके से आपके लिए रद्दी बन गया। अब एक चीज आपको ऐसे ही बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बारी ये हुआ था 2016 में, ये पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। यहाँ पे पहले ये हुआ था, मैंने जैसे आपको बताया कि 5000 10,000 के नोट्स को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। उसके बाद जो है फिर 1000 5000 10,000 बाद में री इंट्रोड्यूस करे गए थे और फिर से इसे डिमोनेटाइज कर दिया गया था 1978 में, समझे? तो ये सब चीजें चलती आई थी, पहले भी हो चुका है, यहाँ पे 2 बार चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। चलिए उसके बाद और कहानी आगे बढ़ाते हैं। एम ये मैंने बताया आपको। अब उसके बाद बहुत सारे जो है एफर्ट्स लिए गए ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, जैसे कि आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वगैरह जो है बनाई गई थी 2014 के बजट में। उसके साथ यहाँ पे ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 ये भी लाया गया था। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया था 2016 में। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट विद स्विट्जरलैंड करा गया था।
चेंजेस इन टैक्स ट्रीटीज विद मॉरिशस, हमने चेंजेस किए थे टैक्स ट्रीटीज के साथ में मॉरिशस में। पता है ये सब क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड वगैरह जो जगह है ना, यहीं से बहुत तगड़ी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कदम उठाए गए थे। और हमने मॉरिशस, सिप्रस, सिंगापुर वगैरह से भी काफ़ी अपनी टैक्स ट्रीटीज में चेंजेस करे। इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम हो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, ये सब एम यही था भाई कि हमें चेंजेस लेकर आने हैं, है ना, हमें ये ब्लैक मनी को खत्म करना है। तो मेन यही था कि भाई लीगल एक्टिविटीज वगैरह को यहाँ रोकना है। अब इस डिमोनेटाइजेशन के करते ही सरकार ने कहा कि भाई ऐसे तो मौका भी सही है, और फिर से अगर कैश में ट्रांजेक्शन होगा तो फायदा क्या है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यहाँ पे कुछ कदम उठाए कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। ट्रांजैक्शन डिजिटल होंगे तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि पूरे हम जो खर्चा किया गया है लोगों के द्वारा उसे ट्रैक भी कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो इसी के साथ इन्होंने लॉन्च करी एक भीम ऐप फॉर स्मार्टफोन। अब भीम का फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म था भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये लॉन्च करी गई और ये बेस थी न्यू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पे। यूपीआई हम लोग करते हैं, अब यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, नया आईडी होती है यूपीआई आईडी, तो इस पे ये बेस थी। इसमें कैसा भाई ये हुआ कि भाई देखो यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा इसके थ्रू हो जाएगा, डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट वगैरह से भी कर सकते हो। तो इतना कुछ मामला था। तो ये कुछ ऐसे समझ लो कि एक तरीके से अच्छे खासे पॉपुलेशन के अंदर कवर हो रही थी, जिनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह हैं वो इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्च हुआ भीम USSD 2.0। ये प्रोडक्ट था, इसमें 350 मिलियन फीचर फोन यूजर्स थे कि वो यूपीआई ऐप का फायदा उठा सकते थे। उसके बाद आधार मर्चेंट पे भी लॉन्च करा गया। इसका भी एम था करीब 350 जो जिनके पास फोन नहीं है वो इसके थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लेंगे। किसके थ्रू? आधार मर्चेंट पे के थ्रू। तो इससे ये था कि इसमें क्या था, अभी आपने देखा होगा हर जगह पे बोर्ड भी लगा होता है आधार लाइए पैसा ले जाइए। तो इसका मतलब ये होता है कि इसने क्या करा कि सिर्फ आधार नंबर से और बैंक अकाउंट से आप मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ अपने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। आधार मर्चेंट पे को ये था कि जल्दी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा भीम के साथ में, है ना, जो भी अपना पीओएस डिवाइसेस हैं उनसे जल्दी रोल आउट करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा ना बहुत सारी ऐसी जो जहाँ पे टिकट वगैरह होता है, आपने देखा होगा वो जितने भी ये लोग हैं, ये लोगों के एक बोर्ड लगा रखा होता है कि आधार आइए, आधार से हम आपको पैसा अकाउंट से डायरेक्ट खाते से दे देंगे, सिर्फ आधार नंबर से। तो ये आधार मर्चेंट पे के थ्रू ही होता है। उसके साथ रिडक्शन इन फीस, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो कि पेड करा जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, तो इस फीस में रिडक्शन किया गया। और ट्रांजैक्शन जो यूपीआई का यूज करते थे उनमें फीस वगैरह को कम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आराम से ट्रांजैक्शन कर सकें। फिर जो वॉलेट्स वगैरह होते थे, हमारा पेटीएम वॉलेट है, अमेजोन वॉलेट है ना, या कोई भी ऐसा है, मोबीक्विक वॉलेट्स हैं, तो इन सारे वॉलेट्स की जो है वो ट्रांजैक्शन की लिमिट भी बढ़ाई गई, उसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। देखा नहीं था बाद में आया था कि आप अपने केवाईसी करिए 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन आप फिर कर पाएंगे, ये वो। अगर आप थोड़ा सा भी यूज करते होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात आएगी क्या फायदे हुए, क्या बेनिफिट्स हुए इस डीमोनेटाइजेशन के। तो सबसे पहले देखिए तो टैक्स ऑन ब्लैक मनी। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका अगर हम डीमोनेटाइजेशन का देखें तो आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के तौर पे देख सकते हो, वन डिजाइन टू टैक्स होल्डिंग्स ऑफ ब्लैक मनी। मतलब समझो, ऑफ कोर्स डीमोनेटाइजेशन जो हुआ इतने बड़े बड़े डिनोमिनेशन नोट का, ये एग्जैक्टली डीमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी का नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कैश होल्डिंग्स परफेक्टली वाइट थी। अब ऐसे थोड़ी ना कहोगे, अगर आप हो, आपने पैसा कमाया था, अब आपने वो पैसा कमाया या किसी दोस्त को उधार दिया था, मान लो सपोज करो अपना पैसा बहुत पहले दिया था, अब आपको पैसा वापस मिल गया, अब आपके घर में जो है वो मान लो कि 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो वो तो आपने कभी अपनी सैलरी से दिया था ना, तो वो आपका अपना खुद का पैसा है, खराब थोड़ी ना है। या तो आप बिजनेसमैन है, आपने कोई सामान बेचा बहुत ही लीगल तरीके से, आपके पास जो पैसा घर में कैश रखा हुआ है, तो वो सारा का सारा तो वाइट पैसा है ना भाई। तो ऐसा नहीं था कि सारा का सारा जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी का डिमोनेटाइजेशन हो गया। ऑब्वियसली बात है इसमें व्हाइट मनी भी बहुत ज्यादा था, ठीक है।
भाई कुछ इनकम से भी निकाला है, कुछ टैक्स पे करके भी निकाला है, कुछ तरीके से भी निकाला है, ठीक है, तो ब्लैक मनी में ही था। अब मान ली कोई एग्रीकल्चर इनकम है वगैरह, तो भी कोई ब्लैक मनी के साथ व्हाइट मनी भी था। अब कैश होल्डिंग्स जो कि उस इनकम से थी जिसे डिक्लेयर करा गया है कि भाई हाँ ठीक है, हम ऐसी इनकम है कि हाँ भाई मेरी मेरी इनकम से मैंने एटीएम से निकाला था पैसा, या मेरी इनकम का लीगल पैसा है, तो उन कैश होल्डिंग को डायरेक्टली बैंक में लोग गए, उन्होंने जमा कर दिया, अल्टीमेटली उन्हें नए नोट के बदले एक्सचेंज भी कर लिया। बट जो ब्लैक मनी था, अब जो ब्लैक मनी था उस पे आइए, अगर आपको याद हो आपके घर के आसपास, खैर मेरे घर के आसपास तो बोरियों में पैसा भेजा फेंका गया था, कभी किसी नदी के पास पड़ा है, कभी किसी नदी के पास पड़ा है। इत्तेफाक ये थे कि हमेशा न्यूज में ही सुना, कभी सामने पड़ा देखा नहीं हम लोगों ने तो नहीं तो सुबह जाते बोरी भरने के लिए, अपने पास तो ब्लैक मनी था नहीं चलो खैर एक मजाक हो गया, सीरियस मत लीजिएगा। तो भाई लोगों ने इतना इतना पैसा फेंका जिनके पास वाकई में ब्लैक मनी था, और वाकई में जो इलीगल पैसा था उनके पास में। अब इसमें क्या डिफिकल्टी फेस करी इस ब्लैक मनी ने, ये समझिए। सबसे पहला कि डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एज अ पेनाल्टी रेट। अब देखो, या तो तुम्हारे पास अगर ये काला धन है, तो पहला तुम्हारे पास ऑप्शन ये था कि एक काम करो, अपनी जितनी भी वेल्थ है उसे जाके डिक्लेयर कर दो, हमारे पास इतना इतना पैसा है, और टैक्सेस पे कर दो, पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। दूसरा ये था कि उसको छुपाए रखो, उसको छुपाए रखो, उसे कन्वर्ट मत ही करो, और इसके बाद क्या होगा कि भैया पूरा पैसा बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, चुप्पे से, भाई मैंने बताया ना, बोरियों में भर भर के लोग फेंके दे रहे हैं पैसा, ठीक है, फेंक दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा घाटा है, तुम्हारा पूरा घाटा हो गया। और तीसरा पैसा तो ये था कि अपना ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग करा लो, और जो भी पैसा लग रहा है कन्वर्टेबिलिटी का, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म में बहुत लोगों ने किया है, एग्जाम्पल देने में भी कोई वो नहीं है। लोग क्या करते थे कि भैया सुनो, कितने गरीबों में लगवा दिए, कितने जनधन अकाउंट में डलवा दिया था, कितने लोगों ने पैसा, कितने गरीबों के अकाउंट में डलवा दिया 2.5 लाख रुपए करके, कि भैया तुम पैसा डाल लो, तुमको उसके बदले में 10% दे देंगे, 20% दे देंगे। अगर याद होगा कमेंट में मुझे बताइएगा, आपके पास भी जरूर ऑफर आया होगा कि भाई अपने अकाउंट में डलवा ले यार, 2.5 लाख रुपए डलवा ले भाई, तो बोल तू 10-15 हजार। मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे थे उस टाइम पे, तो कि लोग पैसे ले लेके, भाई देखो 10 का 30 मिल रहा है, 30 का 10 मिल रहा है, ऐसा कुछ करके इतना इतना पैसा मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये सब हुआ, तो कुछ लोगों ने ये कॉस्ट पे करके कराया, तो ये तीन कुछ ऑप्शन लोगों के सामने रह गए थे। तो ये पूरी कहानी थी जो टैक्स की हमने बात करी। दूसरी बात आती है टैक्स कंप्लायंस की। तो इसमें जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, उसने ये दिखाया कि देखो भैया, जो काला धन इकट्ठा करते हो तुम लोग, उसे स्टेट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। और उसके साथ ये भी दिखाया कि इतने बड़े लेवल पे जो पॉपुलेशन ने सपोर्ट करा इस डिमोनेटाइजेशन को, तो ये दर्शाता है कि पॉपुलेशन भी इसको सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी ये जो आप काला धन इकट्ठा करते हैं, समझ रहे हैं। अब जो इतने बड़े बड़े नोट बंद हो गए 500 1000 के, तो एक ये भी था कि भैया छोटे लोग जो थे, अब वो छोटा छोटा सामान लेने के लिए अपने घर का भाई डिजिटली काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू शिफ्ट हमारा हुआ भी हमारे देश का, और ये भी हुआ कि चलो उसका एक रिकॉर्ड भी रहता है, तो ये एक फायदा था। अब तीसरे की बात करें, तो तीसरा कहता है टैक्स ऑन इनफॉर्मल सेविंग्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, टैक्स इवेजन को रिड्यूस करने के लिए तो डिमोनेटाइजेशन के काम लाया गया था, उसके साथ एक और बात है, सबसे क्या कहा गया कि आप अपना अपना पैसा अकाउंट में जमा कर दीजिए। अब अकाउंट में जमा हो गया पैसा, तो हाँ, वो एक अलग की बात है कि लोग बाद में कैश निकाल लेंगे, लेकिन तब भी ऐसा होगा कि सारा का सारा कैश थोड़ी ना निकाल लेंगे, कुछ पैसा तो वो छोड़ेंगे, अरे छोड़ो पड़ा रहने दो अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये पैसा अकाउंट में पड़ा रहने के लिए उन लोगों ने कहा, तो ये पड़ा रहेगा कुछ वक्त तक। इससे बैंकों को ये फायदा होगा कि वो लोन्स वगैरह और प्रोवाइड कर पाएंगे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे कर पाएंगे। तो लॉन्गर टर्म में अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल होता, तो इससे क्या होता कि कैश जीडीपी का इक्विलिब्रियम यहाँ पे रिड्यूस होता, कैश डिपॉजिट का रेशियो इकोनॉमी में बढ़िया होता, इससे फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ती, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता लॉन्ग रन ग्रोथ में। खैर अभी तो ये डिबेट चलती ही रहती है कि ये सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, इसमें बहुत डिबेट चलती है। चलिए अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस की डिमोनेटाइजेशन के। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हुआ ना, वो ये हुआ इतनी पब्लिक परेशान हो गई। याद है वो लाइनें, वो मुसीबत जो पब्लिक के सामने आई थी, लोग बेचारे
बड़े परेशान थे कि कहाँ अपना नोट हम जो है वो जमा करें, कैसे निकालें। डे टू डे लाइफ उनकी बहुत अफेक्ट कर रही थी। एटीएम्स में इतनी बड़ी लाइन, एटीएम्स में पैसा का ना होना, फाइनेंशियल लॉस से लोग कितने सफ़र करें। गांव दराज के लोग जिन्हें नहीं पता बैंक में कैसे डालें कैसे निकालें, वो बहुत ज़्यादा जूझ गए थे। सबसे ज़्यादा सिचुएशन वहीं पे ख़राब हुई थी। ना इतने बैंक ना इतने एटीएम, करते तो करते क्या। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि पुरानी करेंसी जो यूनिट्स थी उनका डिस्ट्रक्शन, और एक नई करेंसी को प्रिंट करना, इसमें भी तो पैसा लगा ना भैया। तो एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई जो सरकार ने बेयर करी, और कॉस्ट जितना बेनिफिट था उससे ज़्यादा तो कॉस्ट लग गई, है ना। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि टारगेट था ब्लैक मनी की को कर्व करना, बट बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास कैश रखते ही नहीं थे ब्लैक मनी के तौर पे, और उन्होंने रोटेट कर रखा था वही अपना मनी वगैरह, ठीक है, और कुछ उन्होंने जैसे मान लो दूसरे असेट्स में लगा दिया था पैसा, जैसे रियल एस्टेट में, गोल्ड में वगैरह, तो फिर वो तो अफेक्ट पड़ा ही नहीं उनको डिमोनेटाइजेशन से। मान लो उनके पास काला धन था, लेकिन वो गए और वो सोना लेकर आ गए थे, पहले ही गोल्ड में खरीद ले आए थे, या कोई ज़मीन उन्होंने खरीद ली थी, किसी के नाम पे ले ली थी, कुछ भी कर दिया था, तो उनको तो पकड़ा नहीं गया। तो कहा जाता है कि बहुत सारा इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ हमारे देश के अंदर, तो ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही बहुत हद तक हुआ। तो ये कुछ वजहें जो हमने यहाँ पे देखी इसके अंदर, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हमने डिस्कस करे। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को अपने खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Please do like the video if you like the video, share it with your friends, subscribe your channel SirFIS, and if you want to join membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Also, if you want to follow me on Facebook, just like the page SirFIS and watch these videos there. Twitter, Instagram, Telegram, all the links are in description box. You can follow me. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Take care.